राज्यपाल ने द्वितीय अनुपूरक बजट को दी मंजूरी। किसानों और छात्राओं को हो सकेगा डीबीटी के माध्यम से 1200 करोड़ रुपए का ऑनलाइन भुगतान। कृषि विभाग राज्य के बिरसा किसानों को सरकारी योजनाओं का देगा लाभ। कृषि मंत्री ने कहा अगले 2 वर्षों में 28 लाख किसानों तक पहुंचने का है लक्ष्य। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आज से राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का आयोजन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। और आज से छठे बादल। अगले 24 घंटे में बर्फीली हवाओं के प्रवेश से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा तापमान। ठंड बढ़ने के आसार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें झारखंड। इस वक्त की तमाम ताज़ा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर में राहुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा है कि वे लोगों में पुलिस के प्रति भय समाप्त करने का काम करें। राष्ट्रपति कल हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा पहलुओं के अलावा पुलिस अधिकारियों को सामुदायिक सेवाओं में भी सक्रिय रूप से हिस्सा लेना चाहिए और आम जनता के बीच पुलिस को लेकर जो भय है उसे पूरी तरह से दूर करने का प्रयास करना चाहिए। पुलिस और पब्लिक रिलेशनशिप को और नजदीक करने के लिए, फ्रेंडली करने के लिए, उनके अंदर बंधुत्व या मित्रता स्थापन करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया गया। लेकिन प्रयास केवल एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए। प्रेम ऐसी चीज है जो एक के पत्थर को भी पिघल देता है। वो भावना होना चाहिए। ये देश मेरा है, ये लोग मेरे हैं। जो भी ऐसे काम किए ये मेरे हैं, ये भी मेरे हैं। ऐसे दूर दराज से, ऐसे अनजान, ऐसे इलिटरेट लोगों को ऐसे ना हो कि मैं नहीं जाऊं। पुलिस वाला अभी भी है, पुलिस वाले आ जाएंगे। कोई भी रास्ते पे आते, अरे उनके घर पे पुलिस वाला क्यों आए थे? अभी भी ये डर है। ये डर खत्म होना चाहिए। ये काम आप लोगों का खत्म कैसे होगा? मुझे लगता है आप कर पाएंगे और नेक्स्ट जो जेनरेशन आएंगे वो लोग सीखेंगे। आप प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। इधर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित 8,533 करोड़ के द्वितीय अनुपूरक बजट को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही अब किसानों और छात्राओं को डीबीटी के माध्यम से 1200 करोड़ रुपए का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकेगा। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा ईडी को सौंप दिया है। ईडी की पूछताछ के 40 दिन बाद उन्होंने यह ब्यौरा सौंपा है। ईडी ने हेमंत सोरेन को 17 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था और उनसे करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी। तभी उनसे संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा गया था। हालांकि उन्होंने संपत्ति के बारे में क्या क्या ब्यौरा दिया है इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। इधर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि राज्य में 5 वर्षों के दौरान 58 लाख बिरसा किसान तैयार किए जाएंगे। वे कल रांची में आयोजित रबी कार्यशाला के उद्घाटन समारोह के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 3 वर्षों में कृषि विभाग ने 30 लाख किसानों तक अपनी पहुंच बनाई है। अब अगले 2 वर्षों में और 28 लाख किसानों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए विभाग नई तकनीक का उपयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के बकाये बिजली बिल को लेकर भी वे ऊर्जा विभाग के सचिव से बात करेंगे। रबी कार्यशाला में सहकारिता निबंधक मृत्युंजय वर्णवाल ने कहा कि राज्य सरकार से सूखा राहत के लिए किसानों के 26 लाख से अधिक आवेदनों में से करीब 6 लाख आवेदन उपायुक्त स्तर पर अनुमोदित हो चुके हैं। इधर देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 188 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वर्तमान में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 3,468 है।
और इधर कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 2 अरब 20 करोड़ 7 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं अब तक 22 करोड़ 38 लाख एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। भारत बायोटेक की नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन इनकोवैक जनवरी के चौथे सप्ताह में बाजार में आ जाएगी। कोविड टास्क फोर्स के अध्यक्ष एनके अरोड़ा ने बताया कि यह दुनिया में अपनी तरह की पहली नेजल वैक्सीन है। प्राइवेट सेक्टर में यह करीब 800 रुपए की है, लेकिन सरकार को यह 325 रुपए की मिलेगी। यह एक बूस्टर की तरह या एहतियातन डोज की तरह लेनी है और केवल उन्हीं लोगों को लेनी है जो इसके लिए एलिजिबल या योग्य हैं, यानी जिन्होंने पहले कोई प्रिकॉशनरी डोज नहीं ले रखी है, और केवल उनके लिए यह तीसरी डोज का काम करेगी। सावधानी हटे दुर्घटना घटे, और अगर मामला रसोई गैस से जुड़ा हो तब तो हमेशा चौकन्ना रहने की जरूरत है। एलपीजी की टीम स्कूली बच्चों को सुरक्षा के गुर सिखा रही है ताकि बहुमूल्य जीवन सुरक्षित रहे। एक रिपोर्ट। जब भी हमारे घर में किचन में कप मिलता है, रेगुलेटर मिलता है और ये सिलेंडर मिलता है, आप फर्स्ट सुनिएगा, ये सिगली वाली चीज है। जाओ ना, थोड़ा हल्का पीछे जाओ, लोगों को दिखेगा। तो जब हमारा सिलेंडर खत्म हो जाता है, जब हम उसको लगाने की प्रक्रिया में रहते हैं। आज इस विद्यालय प्रांगण में हम लोग बच्चों के बीच में एक डेमो का कार्यक्रम रखा था। घर में जो हम एलपीजी का सप्लाई करते हैं, उसके घर कैसे सुरक्षित हों, उस परिवार में सब बाल बच्चों को सुरक्षा के मामले में जो मापदंड है उसका सुनिश्चित हो अनुपालन करने के लिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा की प्रायोगिक परीक्षाओं के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। प्रायोगिक परीक्षाएं 2 जनवरी से 14 फरवरी के बीच होंगी। इस बारे में सीबीएसई ने विस्तृत विवरण कल अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया। सीबीएसई के अनुसार 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं संपन्न कराने के लिए स्कूलों को अगले साल 14 फरवरी 2023 तक का समय दिया गया है। प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक और आंतरिक श्रेणियों को 2 फरवरी से वेबसाइट पर अपलोड करना आरंभ हो जाएगा और यह कार्य 14 फरवरी को संपन्न होगा। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के मोरहाबादी मैदान में लगने वाले राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खादी बोर्ड के सीईओ राखाल चंद्र बेसरा और जेएसएलपीएस की कोऑर्डिनेटर मीनाक्षी प्रकाश ने महोत्सव के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की। दुकान जो है उसको रेडी करेगा। इसके अलावा जो हम झारखंड खादी बोर्ड का भी अपना स्टॉल है, आप देखेंगे जो फ्रंट है उसमें है, उसके बगल के जो हैंगर के फ्रंट में ये झारक्राफ्ट का होगा। ये झारखंड सरकार का दोनों महत्वपूर्ण उपक्रम है और दोनों हम एक तरह के ही काम करते हैं। एक खादी भी वो एक टेक्सटाइल है, वो भी करते हैं। अपने अपने कुछ तरीके भी हैं, बट एक मोटा मोटी एक है। हम लोगों ने भी एक आयोजन दुमका में किया था जो पलाश आजीविका उत्सव सरस मेला के नाम से संपन्न हुआ और जो हम लोग 10 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आयोजित किए थे। और इसके साथ ही चूँकि हम लोग का दूसरा इवेंट रांची में खादी बोर्ड के साथ संपन्न होता है, इसमें राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव के माध्यम से, और ये दोनों बहुत बड़े मंच होते हैं जिसमें हमारी सखी मंडल की दीदियों के द्वारा निर्मित जो हस्तनिर्मित उत्पाद हैं अपने घरेलू तरीके से जो गाँव में तैयार करती है, उसमें से आप सिर्फ बड़ी पापड़ अचार के अलावा भी आप अगर उनको देखेंगे तो हैंडलूम्स में इवन वीक में जो सिल्क का काम है। इधर राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज से बादल छट गए हैं। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कल से उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं झारखंड में प्रवेश कर जाएंगी। इससे तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन से मौसम का चक्र बदला है। इस बार उत्तर भारत में देर से कड़ाके की ठंड शुरू हुई है। यही कारण है कि उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं झारखंड में देर से प्रवेश कर रही हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाओं और बादलों से तापमान में बढ़ोतरी हुई है। इधर घने कोहरे के कारण रेल सेवाएं बाधित हो रही हैं। इस संबंध में हमारे संवाददाता ने उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार से खास बातचीत की।
कारण कई फ्लाइट जो है वो देर से उड़ान भर रही है, तो वही रेल सेवा भी बाधित हुई है। हमारे साथ है दीपक कुमार, नॉर्दर्न रेलवे के CPRO, हम उनसे बात करते हैं। सर, पिछले कुछ दिनों की अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगातार कितनी ट्रेन अगर एवरेज की बात करें कैंसिल हो रही है या फिर देर से चल रही है? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उत्तर भारत में करीब 1000 किलोमीटर, 1000 से 1200 किलोमीटर के एरिया में इंटेंस फॉग काफ़ी हद तक आ चुका है, जिसके कारण रेल, रोड और एयर तीनों के तीनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है अफेक्टेड हैं। रेलवे में अगर हम बात करें तो दिल्ली एरिया की ही करीब, आपने देखा हम लोग सुबह भी अपडेट करते हैं इसको, 25 से 30 ट्रेन जो है इफेक्टिवली सुबह जो है वो लेट होती हैं, जिसके कारण, और सिमिलरली क्योंकि लेट 3 से 4 घंटे में होती हैं तो कुछ ट्रेन हम लोगों को जो है वो पुट बैक भी करनी पड़ती हैं, मतलब जाने वाली ट्रेन भी इसीलिए इफेक्ट हो जाती हैं उसमें। तो ये तो पिछले 3-4 दिन से हो ही रहा है, और हमें, और इसका जो वेदर फोरकास्ट है वो भी अगले 5 दिन के लिए इंटेंस फॉग की बात कर रहे हैं वो। तो मुझे लगता है कि ये अभी कोहरा जो है कुछ दिनों के लिए और बना रहेगा और इसका इफेक्ट रहेगा। रेलवे ने एक सिग्नलिंग सिस्टम की शुरुआत की थी, जिसमें कि कोहरे के वजह से जो ट्रेन लेट होती है, उस सिग्नलिंग सिस्टम से ऑटोमेटिक सिस्टम के बारे में बताया गया था कि ट्रेन जो है उसकी विजिबिलिटी उन्हें पता चलेगा, उसका कुछ असर हो रहा है इस पर? विजिबिलिटी के लिए बहुत से जो है वो सिस्टम रेलवे ने इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, वो सारे के सारे हैं, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेफ ऑपरेशंस। स्पीड तो हमेशा से आप जानते हैं कि स्पीड लिमिटेशन रहती है इसमें, और स्पीड लिमिटेशन रहती है तो एक के पीछे एक ट्रेन उसके कैस्केडिंग इफेक्ट में उसको लेट होती हैं। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेफ्टी। कोहरे की वजह से कुछ ट्रेनों को कैंसिल करने का भी कोई योजना है या फिर? ट्रेनें हमने अभी कल परसों हमने लिस्ट निकाली थी, जिसमें से करीब 24 पेयर ऑफ ट्रेन जो है वो हम लोगों ने कैंसिल करी हैं, बट शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रेन कैंसिल करी हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन चल रही हैं। और जहाँ जहाँ ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली फ्रेट भी मूव होना है, कोल मूव करता है, और आपने देखा स्टील मूव करेगा, बाकी सारी की सारी जो लाइफलाइन है नेशन की उसको भी चलना अनिवार्य है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोल चलना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए कहीं ना कहीं जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन है उनको हमने कैंसिल किया, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन चलती जा रही हैं। और फ्रेट के ऊपर भी हमारा एम्फेसिस है ताकि फ्रेट में भी लोडिंग में कमी ना आए। धन्यवाद सर। तो आपने सुना कि कोहरे की वजह से जरूर ट्रेन जो है वो लेट तो जरूर चल रही है, लेकिन रेलवे का पूरा ध्यान है कि यात्री जो है वो सुरक्षित पहुंचे, और खास तौर पर रेलवे की ओर से विजिबिलिटी को लेकर के, चाहे वो सिग्नल सिस्टम को हो या अन्य चीज़ों को लेकर, उसके ऊपर पूरा प्रयास कर रही है कि ताकि यात्री जो है सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सके। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ अभिषेक सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची प्रक्षेत्र के डीआईजी अनीश गुप्ता ने पिठौरिया थाना का निरीक्षण किया। मौके पर डीआईजी ने उग्रवादी आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस की ओर से प्रदेश कार्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। स्थापना दिवस पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर झंडोत्तोलन करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता उपस्थित रहेंगे। गुमला के उपायुक्त सुशांत गौरव ने साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान का निर्देश दिया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के आराहासा कैंप के समीप से पुलिस और सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान के दौरान एक 6 किलो का आईईडी बम बरामद किया है। बाद में बम निरोधक दस्ते ने उसे डिफ्यूज कर दिया। रांची जिले के दशमफॉल थाना क्षेत्र से पुलिस ने गांजा तस्करी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 1 किलो 700 ग्राम गांजा, 2 मोबाइल फोन और 1 स्कूटी बरामद की है। देवघर में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम की समीक्षा की गई। इस दौरान सिविल सर्जन ने बताया कि शहरी क्षेत्र में संचालित राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन योजना एवं अटल मोहल्ला क्लिनिक शहरी स्लम में निवास करने वाले लोगों के लिए वरदान है और इसे प्रभावी तरीके से संचालित करने का प्रयास किया जा रहा है। गुमला के सदर बीडीओ अमित कुमार मिश्रा ने कहा है कि वनवासियों का जीवन यापन कृषि और वन उत्पाद पर आश्रित है। उन्होंने कहा कि जल्द ही जीएसएलपीएस के माध्यम से लाह की खरीदारी और लाह प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की योजना है।
लातेहार के उपायुक्त भोर सिंह यादव ने जिला अनुकंपा समिति की बैठक की। इस दौरान समिति द्वारा 11 में से 6 अभ्यावेदनों की अनुशंसा की गई तथा उग्रवादी हिंसा से संबंधित एक मामले पर विचार विमर्श करते हुए समिति ने विशेष अनुशंसा की। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय की अध्यक्षता में डीएमएफटी के अंतर्गत विशेषज्ञ चिकित्सकों के चयन के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया गया। इस दौरान विशेषज्ञ चिकित्सकों के कुल 21 रिक्तियों के विरुद्ध साक्षात्कार में कुल 27 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। नए साल में भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ अपनी पहली सीरीज खेलने जा रही है। 3 जनवरी से दोनों टीमों के बीच मुंबई में T20 सीरीज की शुरुआत होगी। इसके लिए चेतन शर्मा की अगुवाई वाली चयन समिति ने टीम की घोषणा कर दी है। समिति ने हार्दिक पांड्या को टीम का कप्तान बनाया है। T20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम में कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल को आराम दिया गया। वहीं शिवम मावी और मुकेश कुमार जैसे नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या होंगे। वहीं सूर्य कुमार यादव उप कप्तान की भूमिका में होंगे। इनके अलावा ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, संजू सैमसन, वॉशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, हर्षल पटेल, उमरान मलिक, शिवम मावी और मुकेश कुमार भारतीय T20 टीम का हिस्सा होंगे। वहीं T20 सीरीज के बाद भारतीय टीम 10 जनवरी से श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय श्रृंखला भी खेलेगी। एक दिवसीय सीरीज के लिए टीम के कप्तान रोहित शर्मा होंगे। उप कप्तान की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या के हाथों में होगी। इनके अलावा शुभमन गिल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह भी टीम का हिस्सा होंगे। रांची के सूचना भवन सभागार में महिला बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ लिंग उत्तरदायी रोकथाम और बाल संरक्षण पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने समाज में लिंग भेदभाव एवं बाल सुरक्षा को रोकने के लिए जागरूकता पर बल दिया। ये है कि बच्चों की गोपनीयता की अक्षुण्णता बनाई रखी जा सके। मीडिया के जो भूमिका है होती है, तो सर के तरफ से हम लोग ये सुनने के लिए आए हैं। सर के बहुत ज्यादा इसमें बाल संरक्षण के क्षेत्र में एक लंबा अनुभव रहा है। एक रिसोर्स पर्सन के रूप में सर है। सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हेरिटेज वॉक के आज के सेगमेंट में आइए हम आपको सफर कराते हैं तमिलनाडु के दारासुरम का। भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जो अपने मजबूत इतिहास के लिए जाना जाता है। यहाँ के दक्षिणी हिस्सों में चोल साम्राज्य ने कई सदियों तक शासन किया और शानदार मंदिरों का निर्माण करवाया, जिन्हें चोल मंदिरों के रूप में जाना जाता है। दारासुरम भारत के तमिलनाडु में स्थित है, जिसे 12वीं शताब्दी ईस्वी में चोल राजाओं के बनवाए ऐरातेश्वर मंदिर के लिए जाना जाता है। यहाँ का ऐरातेश्वर मंदिर देखने में जितना सुंदर है, उतना ही अद्भुत भी। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिसका नाम हिंदू भगवान इंद्र के हाथी के नाम पर रखा गया है। इस मंदिर को राजा चोल के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। दारासुरम के इस मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली में करवाई गई है, जो आपके मन को मोह लेगी। मंदिर में मौजूद चित्रकला और एलिग्राफ चोल राजवंश के इतिहास को प्रदर्शित करती है। इनका निर्माण 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच करवाया गया था। ये आकर्षक मंदिर एक रथ की संरचना के साथ वास्तुशिल्प का चमत्कार भी है, जो उस समय के कारीगरों की प्रतिभा को दर्शाता है। दारासुरम का ये मंदिर
यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। ऐरावतेश्वर मंदिर चोल राजाओं की संरचना का एक शानदार उदाहरण है, जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। इस दौरान झारखंड राज्य ने और राज्यवासियों ने पिछले 3 सालों में क्या कुछ पाया है और क्या कुछ खोया है, इस संबंध में विशेष बातचीत की हमारे समाचार संपादक ने बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश से। हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली राज्य की सरकार ने 3 साल पूरे किए हैं। किन किन मोर्चों पर सरकार फेल हुई है और या किन मोर्चों पर सफल हुई है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी हैं। सर, किस तरीके से कितना नंबर देंगे मुख्यमंत्री को? देखिए, 3 साल राज्य को, झारखंड राज्य को पूरी तरह से त्रस्त और पस्त करने वाली सरकार, 3.5 करोड़ जनता की भावनाओं को कुठाराघात करने वाली सरकार, ये सरकार हर मोर्चे पर विफल सरकार, चाहे सड़क के सवाल, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और कानून व्यवस्था, हर मोर्चे पर ये विफल सरकार। नंबर की बात आप कह रहे हैं तो नंबर तो माइनस में जाएगा, 0/0। तो झारखंड पीछे चला गया है। लगातार 3 वर्षों में हमने झारखंड के मान, सम्मान और स्वाभिमान पर चोट करने वाली सरकार है। पूरे देश में झारखंड को शर्मसार करने वाली हेमंत सोरेन जी और कांग्रेस की और आरजेडी की मिलीजुली सरकार है। महिलाओं के साथ अनाचार की घटनाएं पूरे देश में सबसे ज्यादा यहां पर हुई, उसमें आदिवासी बहनों के साथ सबसे ज्यादा अनाचार और बलात्कार की घटनाएं घटी। इतना ही नहीं, भारतवर्ष में सबसे ज्यादा कहीं हत्या किसी राज्य में हो रही है तो झारखंड राज्य में हो रही है। सबसे ज्यादा कुपोषण इस राज्य में है। सबसे ज्यादा पलायन इस राज्य में 3 वर्षों में देखने को मिला है। और तो और बेरोजगारी का जो दर है वह भारतवर्ष में भी अव्वल स्थान प्राप्त कर रहा है। ये तो कह रहे हैं कि नियोजन नीति हमने बनाया, 1932 खतियान हम लेकर आए, जनता का हमको विश्वास मिल रहा है, जोहार यात्रा में इतनी भीड़ जुट रही है, तो विपक्ष तो सिर्फ आरोप लगा रही है। देखिए, उनकी जोहार यात्रा तो हम कह सकते हैं उनके सत्ता प्राप्त होने के बाद उनकी ये अंतिम यात्रा है। जिस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जहां जाते हैं वहां पर जनता आक्रोश के साथ इनके सामने खड़ा होकर के इनकी जो उन्होंने वादे किए तो उस वादे को उन्होंने याद कराने का काम जनता कर रही है। 1 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात इन्होंने कही थी। 1 वर्ष में 5 लाख लोगों को नौकरी देने की बात की थी। नहीं तो भत्ता देने की बात थी। उन्होंने कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, ना नौकरी मिला ना बेरोजगारी भत्ता मिला, और सिर्फ नौजवानों के आत्मा पर चोट करने वाली ये सरकार है। लोग बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। इतना नहीं, पिछली सरकार जो हमारी सरकार थी, रघुवर दास जी की सरकार, अनुबंध में जो स्थानीय लोगों को रोजगार देने का काम किया था, उसको भी, उस रोजगार को भी छीनने का काम ये राज्य की सरकार की। आज इनके पास कोई स्थानीय नीति नहीं है, कोई इनके पास नियोजन नीति नहीं है। और जहां तक 1932 की बात कह रहे हैं और शेड्यूल 9 में भेजने की बात ये कह रहे हैं, मेरी चुनौती है कि मुख्यमंत्री जी अपने अधिकार का उपयोग करते हुए स्वयं नियोजन नीति लागू कर सकते थे, लेकिन नियोजन नीति को जलेबी की तरह घुमाने का काम किया। और पूरे नियोजन के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि राज्य को अंधकार में ढकेलने का काम किया। मतलब जो संभव नहीं था तो क्या जनता को गुमराह कर रहे हैं 32 खतियान और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर? निश्चित तौर पर काट की हांडी बार बार नहीं उसका उपयोग हो सकता है। एक बार मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके आप कुर्सी में तो आसीन हो सकते हैं,
लेकिन जनता आपसे ज्यादा समझदार है। आप भावनाओं के साथ खेल कर सकते हैं, सामाजिक समरसता को तोड़ सकते हैं, लेकिन आप अगर नौजवानों को रोजगार नहीं देंगे, मूलवासियों के बारे में आप जो बात कह रहे हैं, आदिवासियों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन पहले 1932 का खतियान अपने घर से तो शुरू कर। आज उनके इर्द गिर्द कोई भी ना मूलवासी दिखता है ना आदिवासी दिखता है, और सिर्फ वो राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। आज बिजली की हालत क्या है? जर्जर हालत है बिजली की। आज शहरों में, गांवों में आज बिजली मात्र 8 से 10 घंटे रहती है। जब हमारी सरकार थी तो 22 से 23 घंटे बिजली रहती थी। आज क्या स्थिति हो गई? किसानों के साथ कहर ढाने का काम किया। किसानों को समय पर वर्षा नहीं होने के कारण आज वो उनकी स्थिति दयनीय है। लेकिन ये राज्य की सरकार किसानों को आपदा के संकट के समय में उनके साथ खड़ा होने का काम नहीं किया। प्रधानमंत्री जी के द्वारा भेजे हुए, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भेजे हुए जो गरीब कल्याण अन्न योजना है, उसके तहत गरीबों के घर में अनाज भेजने का जो काम किया जाना चाहिए था, उसमें भी कालाबाजारी हुई। कोरोना के कालखंड में आपने देखा कि भारत में सबसे ज्यादा वैक्सीन किसी एक राज्य में बर्बाद हुआ है तो उसका नाम झारखंड था। पूरी तरह से यहाँ व्यवस्था चरमराई हुई है। जब से राज्य बना है, ये सरकार बनी है, तब से लेकर अब तक की यात्रा, 3 वर्षों की यात्रा में एक भी बिजली का खंभा नहीं लगा है। 1 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है। जो पिछली सरकार के द्वारा सड़कों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्र में हुआ था, शहरी क्षेत्र में हुआ था, उसकी हालत आप जाकर देखिए, जर्जर हो रहा है। लेकिन इस राज्य की सरकार कुंभकर्णी निद्रा में सोई है पूरी तरह से। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राज्यपाल ने द्वितीय अनुपूरक बजट को दी मंजूरी। किसानों और छात्राओं को हो सकेगा डीबीटी के माध्यम से 1200 करोड़ रुपए का ऑनलाइन भुगतान। कृषि विभाग राज्य के बिरसा किसानों को सरकारी योजनाओं का देगा लाभ। कृषि मंत्री ने कहा, अगले 2 वर्षों में 28 लाख किसानों तक पहुंचने का है लक्ष्य। राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में आज से राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का आयोजन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। और आज से छठे बादल। अगले 24 घंटे में बर्फीली हवा के प्रवेश से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा तापमान। ठंड बढ़ने के आसार।